4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। बीजेपी को बहुमत से कम यानी 240 सीटें मिली। हालांकि एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली। इसी के बाद 11 जून को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के चुनावी रिजल्ट पर टिप्पणी करते हुए एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में आरएसएस के रतन शारदा लिखते हैं, कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन नहीं पाए। एक बयान गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का भी आया। उन्होंने कहा कि अगर योगी वाराणसी से पीएम मोदी को जिताने के लिए ना लगते तो पीएम भी अपना चुनाव हार जाते। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। अब ये तो बयान है, लेकिन निष्कर्ष हमेशा दोधारी तलवार होता है। 2024 लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, लेकिन सबसे बड़े सूबे में सीटें कम हुई तो राजनीति को समझने वालों ने इसके अलग अलग मायने निकाले। कुछ ने सवाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी उठाए। हालांकि सीटें घटी हैं तो सवाल तो बनेंगे ही, लेकिन इसका कोई सटीक निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की। लोकसभा में 80 सीटों पर यूपी से बीजेपी को 33 सीटें मिली। अब सवाल है कि विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी और योगी का गेम प्लान क्या होगा। क्या बीजेपी और योगी ये साबित कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ मजबूत है, या अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूला के दम पर फिर से बीजेपी को पटखनी देंगे। पहले उन सीटों का चुनावी समीकरण समझते हैं जिन पर उपचुनाव होना है, फिर आपको बताएंगे कि किन सीटों पर गरारी फंस सकती है। शुरुआत अखिलेश यादव की विधानसभा सीट से करते हैं। अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक थे। 2022 में अखिलेश ने करहल विधानसभा से 66,782 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रोफेसर एसपी बघेल को चुनाव हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,992 वोटों के मार्जिन से हराया था। लिस्ट में दूसरा नंबर है फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा का। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद इस सीट से विधायक थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,913 वोटों से चुनाव हराया था। 2024 में अवधेश ने यूपी के फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ा। राम मंदिर का मुद्दा वोटों में तब्दील नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से चुनाव हरा दिया। लिस्ट में अगला नाम है अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट का। यहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा विधायक थे। इस सीट पर निषाद पार्टी के अवधेश कुमार ने मजबूती से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो लालजी वर्मा से 7,260 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2024 में लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के रितेश पांडे को 1,72,247 वोटों से चुनाव हरा दिया। अंबेडकर नगर लोकसभा कभी बसपा प्रमुख मायावती का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ समीकरण बदल चुके हैं। मायावती इस सीट से 1998 और 1999 में सांसद भी रह चुकी हैं। तब इस सीट को अकबरपुर के नाम से जाना जाता था। लिस्ट में चौथा नंबर है मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा का। यहां से समाजवादी पार्टी के जिया उर रहमान विधायक थे। 2022 विधानसभा चुनाव में जिया उर रहमान ने बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से चुनाव हराया था। फिर 2024 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से चुनाव हरा दिया। जिया उर रहमान के बाबा
शफीकुर रहमान बर्क भी इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार भी टिकट उन्हें ही मिला था, लेकिन चुनाव से पहले 27 फरवरी 2024 को उनका निधन हो गया। लिस्ट में 5वीं सीट है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के चारू कैन को 73,521 वोटों से चुनाव हराया था। अनूप वाल्मीकि योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री भी थे। 2024 में उन्होंने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को 2,47,318 वोटों से चुनाव हरा दिया। 6वीं सीट है गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट। इस सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से चुनाव हराया था। 2024 में अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट डॉली शर्मा को 3,36,965 वोटों से चुनाव हराया था। अतुल गर्ग योगी सरकार की पिछली कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता दिनेश गर्ग गाजियाबाद नगर निगम के पहले मेयर थे। बीजेपी ने मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। जिसमें 7वां नंबर है प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा का। इस सीट से बीजेपी के प्रवीण कुमार विधायक थे। उन्होंने सपा के मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी को 2,732 वोटों से चुनाव हराया था। 2024 में प्रवीण पटेल ने फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,332 वोटों से चुनाव हरा दिया। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को टिकट दिया था। प्रवीण पटेल कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप पटेल के बेटे हैं। प्रवीण की राजनीति की शुरुआत जो है वो बसपा से हुई थी। 2007 में वो बसपा के टिकट पर फूलपुर से चुनाव जीते भी थे। लिस्ट में 8वीं सीट है बिजनौर की मीरापुर विधानसभा। इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे। 2022 में उन्होंने बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हराया था। 2024 में चंदन चौहान को बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों से चुनाव हराया। चंदन चौहान यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री नारायण सिंह के पोते हैं। उनके पिता संजय चौहान भी बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। लिस्ट में 9वीं सीट है मिर्जापुर की मझवा विधानसभा। यहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद विधायक थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से चुनाव हराया। 2024 के चुनाव में विनोद कुमार बिंद ने बीजेपी के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़ा और उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को 44,072 वोटों से चुनाव हरा दिया। ललितेश पति त्रिपाठी जो हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी थे। सपा ने इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो टीएमसी को दी थी। तो ये हुई कुल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाएं जिन पर होना है उपचुनाव। इनमें से 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी और 1 पर निषाद पार्टी का कब्जा है। अब सवाल है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, हमने जाना सीनियर जर्नलिस्ट योगेश मिश्रा से। योगी के लिए नहीं कह सकते हैं, उपचुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ होने वाला है। ये सिर्फ योगी की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट योगी जी से पूछ के दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, इस पर निर्भर करेगा योगी जी का रोल क्या होता है। क्या इस उपचुनाव के लिए एक अलग प्रभारी घोषित कर दिया जाएगा या योगी जी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इन सारी बातों पर निर्भर करता है कि योगी जी के लिए कितनी चुनौती होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जरूर है। योगेश मिश्रा लोकसभा और उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के गेम प्लान के बारे में बताते हैं कि अखिलेश यादव का उम्मीदवारों का चयन जो है वो काबिले तारीफ था। सुनिए। इस बार अखिलेश यादव ने बहुत उम्दा किस्म की राजनीति की है और जितने अच्छे उम्मीदवार उन्होंने दिए थे उतने अच्छे उम्मीदवार उनसे उनके पुराने पॉलिटिकल अनुभव को देखते हुए नहीं कहा जा सकता था वो देंगे। और जो 4-5 सीटें छोड़ दीजिए, किसी भी सीट पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फंसा न दिया हो। तो अखिलेश यादव इस समय बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं। पीडीए उनका एक्टिव है और उसके रिजल्ट भी दिखे हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसे गठबंधन में रहते हैं और गठबंधन के तहत कांग्रेस फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की ओर थोड़ी आगे बढ़े, यानी 2 कदम बढ़ाए, तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। ब्राह्मण चला जाएगा
और अखिलेश यादव जो एक बड़े वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, उसका नतीजा विधानसभा में बहुत बेहतर दिखेगा। हमने उनसे ये भी जाना कि उपचुनाव में किन सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है। जवाब सुनिए। 9 सीटों पर उपचुनाव है। 4 सीटें जो सपा के पास हैं, वो 4 सीटें तो बीजेपी ले पाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी जिन सीटों पर विधायक को सांसद का चुनाव लड़ाया, वहां से जीत हासिल की है। एक फूलपुर सीट है जहां प्रवीण पटेल जीते हैं। फूलपुर सीट पर इतना कम मार्जिन है कि अखिलेश यादव का करिश्मा काम कर सकता है। आरएलडी की एक सीट है, वो अचीव कर लेगी। बीजेपी के जितने भी लोग जीते हैं, अब आप गाजियाबाद सीट को मान लेते हैं कि वो बीजेपी को जीत जाएगी, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी कोई करिश्मा कर पाएगी? श्योर शॉट सीटें नहीं है, जीत सकती है, नेक टू नेक होगा। अखिलेश यादव वॉकओवर देते हुए नहीं दिखेंगे, बीजेपी कहीं विन विन पोजीशन पर नहीं दिखेगी, 2 सीटों को छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव बीजेपी को वॉकओवर विन विन पोजीशन में नहीं रखने वाले हैं, वो परेशानी में रखेंगे। बाकी फैसला तो जनता करती है। अब एक नजर अखिलेश यादव के टिकट बंटवारे पर भी डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में सभी जातियों को ध्यान रखा। गठबंधन में अखिलेश यादव के हिस्से में आई 62 सीटें। इनमें से उन्होंने सिर्फ 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जबकि 17 दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। उन्होंने कुल 9 सवर्ण और 30 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया इस चुनाव में। हमने राजनीतिक मामलों के जानकार और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व एचओडी राकेश मिश्र से भी बात की। उनका कहना है कि अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव अहम है। उपचुनाव ये तय करेंगे कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कितना कारगर है। तुरंत बाद हो रहे इन उपचुनावों का राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, क्योंकि एक प्रकार से एक छोटा रेफरेंडम फिर होने जा रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी को ये सिद्ध करना है कि लोकसभा चुनावों में उसने जो सफलता प्राप्त की वो अकस्मात नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक विचार था, एक सुनिश्चित रणनीति थी, एक परिश्रम था और इसलिए वो उसके लिए इन उपचुनावों का बड़ा महत्व होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उपचुनाव रोचक होंगे। समाजवादी पार्टी के लिए मौका है ये बताने का कि लोकसभा की जीत महज एक तुक्का नहीं थी। वहीं बीजेपी के लिए ये उपचुनाव ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव किस ओर जाने वाला है। उपचुनाव ही तय करेंगे कि लोकसभा में कम सीटों के बाद भी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि महज एक हार और एक जीत से मीडिया की हेडलाइन बदल जाती है। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि यूपी उपचुनाव में किन सीटों पर चुनाव फंस सकता है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।